सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर 1 हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, वो वीडियोस डाले जा चुके हैं, जाके देख लो। फुल फ्लेजर एक्सप्लेनेशन है, पूरे डिटेल में एक एक टर्म्स एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो करना है सब अभी कर दो, आगे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। तो अब क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है पहले ये समझो। प्रिंसिपल का मतलब, अगर हिंदी में हम समझे प्रिंसिपल का मतलब, तो क्या होता है, सिद्धांत। भाई कुछ मेरे सिद्धांत हैं, मैं ऐसे ही काम करूँगा, ठीक है। मेरे ये तरीके हैं, मेरे ये एथिक्स हैं, मेरे ये रूल्स हैं, मेरे ये रेगुलेशंस हैं, मैं इस तरीके से ही काम करूँगा। तो सिद्धांत हर एक जगह के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तुम्हारे स्कूल के हैं, तुम्हारे घर पे हैं, तुमको 7 बजे 8 बजे से पहले घर पे वापस आना है, शाम को, रात को, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है। तो हर एक का अपना अपना कुछ न कुछ क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, तो दो पार्ट में सबसे पहले तो यही हो गया। एक हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, और किसका, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक प्रिंसिपल रेफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ। मतलब कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा कोई रूल या कोई लॉ होता है जो कि क्या बताता है, फंडामेंटल ट्रुथ बताता है। मतलब कुल मिला जुला के कंपनी के कुछ नियम बताते हैं कि भाई हमको इस तरीके से काम करना है, और ये ऐसे ही नहीं बनता है, ये इसके पीछे कुछ कॉज एंड इफेक्ट होता है। मतलब हमने जैसे मान के चलो कि अगर तुमको जल्दी पहुंचना है तो तुमको गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी, तो इससे ये पता चला कि अच्छा अगर गाड़ी तेज चलेगी तो हम जो है इतने समय पे पहुंच जाएंगे, अगर गाड़ी धीरे चलेगी तो फिर हम धीरे धीरे पहुंचेंगे या बहुत टाइम लगेगा। तो ये कॉज था, उसका एक रिलेशनशिप, एक इफेक्ट आया, ठीक है, और फिर एक रिलेशनशिप हमको समझ में आया कि क्या होने वाला है। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, हमने कोई डिसीजन लिया, उसका कुछ रिजल्ट निकला, अगर वो रिजल्ट अच्छा है तो समझ में आया अच्छा इस तरीके से काम करने पे ये वाले रिजल्ट निकलेंगे जो अच्छे हैं। लेकिन मान के चलो कोई गलत डिसीजन ले लिया, जिसका रिजल्ट बाद में हमको पता चल रहा है कि अरे ये तो खराब डिसीजन था, जिसकी वजह से आज हमको बहुत लॉस हो गई, तो ये समझ में आया कि अच्छा ये जो है ये खराब हुआ। तो बार बार एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज़ें बनाई गई हैं ना, इसीलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि फिनोमिनल बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, कुछ बेसिक, मैंने ऑलरेडी बता दिया, रूल्स गाइडलाइंस, तो जनरल गाइडलाइंस हैं ये, ठीक है, ताकि डिसीजन आसानी से लिया जा सके, ठीक है। तो जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर, ऑफ द मैनेजर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या बता रहा है ये कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करने पे क्या किया जा सकेगा, हमारा गोल अचीव किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल्स के मीनिंग हो गए। चलो अच्छा, फिर अब देखते हैं उसके कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर। अब देखो भाई, नेचर भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है, फीचर भी सेम है, क्योंकि मीनिंग सबका सेम होता है। पहला है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है। हम ना जब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो मैनेजमेंट इज परवेसिव हमने पढ़ा था वहाँ पे। आज प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, परवेसिव होता है। मतलब ये हर एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, चाहे वो कोई छोटा सा किराना का दुकान हो, चाहे वो कोई बड़ा शोरूम हो, या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, ठीक है। किसी भी तरीके का बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई छोटा फर्म हो या बड़ा फर्म हो, जैसा भी है, हर एक जगह पे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं यानी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अब अच्छा, एक बार रीड भी कर लेते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर विच मीन्स दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई सारे तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, स्मॉल हो, बिग हो, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक। इसके बाद अगला है तुम्हारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, दे आर द जनरल गाइडलाइंस। अभी हमने ऑलरेडी देख लिया, पहला ये हुआ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हुआ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, दूसरा है
जनरल गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी समझा कि ये क्या होते हैं, कुछ बेसिक जनरल गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है, ताकि उससे हम कुछ एक्शंस ले सके, सही समय पे सही डिसीजन ले सके, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोट्स करते जाना, ठीक है, नोट भी करते जाओ इसी के साथ, डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवाता है वो, ठीक है, सिर्फ गाइडलाइन देता है, सब बना बनाया दे देगा तो फिर मतलब ही क्या है हमको, हम भी तो कुछ काम करेंगे, मैनेजर भी तो कुछ काम करेगा कंपनी में, ठीक है। तो इट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अच्छा, अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वैसे तो ये एक प्रिंसिपल है, अभी इसी चैप्टर में आगे 14 प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई एम्प्लॉई है, न्यू एम्प्लॉय है, उसने तुम्हारी फॉर्म ज्वाइन की, कंपनी ज्वाइन की, उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा स्टेबल होने में। वहाँ पे भाई नया नया है, जाहिर सी बात है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जानता नहीं होगा, काम करने का तरीका नहीं जानता होगा, तो उसको जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, ठीक है। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर अगला है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब बोल रहा है कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद बनाए गए हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाए गए हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट दोनों। समझो, अगर मेरे को पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए तो मैं 30, 40, 50 डिग्री पे भी गर्म कर सकता हूँ, लेकिन उस पानी को मेरे को भाप में बनाना है तो कम से कम उसके लिए 100 डिग्री चाहिए। अब 100 डिग्री चाहिए ये तो समझ में आ गया, कैसे पता चला, अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, तब जाके एक रूल बन गया कि अच्छा आप चाहे इंडिया में कहीं भी रहें, अमेरिका में कहीं रहे, रशिया में कहीं रहे, किसी भी कंट्री में रहें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पानी को अगर गर्म किया जाएगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक प्रिंसिपल बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बोल रहा है वो कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बार बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मैनेजर्स ने एक्सपेरिमेंट करते करते क्या किया, एक एक रिजल्ट पाया, और फिर उस रिजल्ट जब अच्छे रिजल्ट्स आने लगे तो उन्होंने इसी को बना दिया जनरल गाइडलाइन यानी कि प्रिंसिपल, जिससे कि क्या हुआ, अब हर कोई इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद पता चला। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग इट। देखो सीधी सी बात है, जो भी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसको क्या किया गया, कंडक्ट किया गया, मतलब पहले उसको किया गया फिर बाद में उसको एक रूल बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है हमारा फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग सिचुएशन पे अप्लाई होते हैं। देखो, एक प्रिंसिपल तो बना दिया, एक रूल बना दिया, लेकिन वो रूल कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। साइज कंपनी की जितनी है, कोई कंपनी छोटी है, कोई दुकान है, कोई शोरूम है, फिर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, हर जगह पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस, दे आर नॉट रिजिड। वो रिजिड नहीं होता है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये करना ही है, यहाँ पे हर जगह एक रूल फॉलो नहीं किया जा सकता। चेंजेस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाखों की भीड़ है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की कोई ज़्यादा मतलब वो जो सिग्नल्स फॉलो करना है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उनको जितना ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी निकाला जा सके निकाल सकते हैं। लेकिन अब तुम सोचेंगे कि हाँ 1 मिनट इधर जले, 1 मिनट उधर जले, 1 मिनट उधर जले, 1 मिनट, रूल बना दिया रोड सेफ्टी के लिए, ठीक है, लेकिन वो रूल को हर जगह पे फॉलो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब गली मोहल्ले में थोड़ी ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल फॉलो किए जा सकते हैं,
हैं, ठीक है। हर जगह ज़रूरत के हिसाब से इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है। अगला वाला है हमारा मेनली बिहेवियरल, ठीक है। बिहेवियरल मतलब ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब ये जो रूल्स है ना, ये एक्चुअल में बनाए ही ऐसे गए हैं कि इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्फ्लुएंस हो, उनको ये अफेक्ट करे। अब रूल बना दिया सुबह 8 बजे ऑफिस आना है, मतलब हाँ 8 बजे ही ऑफिस आना है। तुम्हारे लिए भी रूल है, तुमको स्कूल सुबह 8 बजे पहुंचना होता है। अगर लेट हो गए तो फिर गेट बंद कर दिया जाएगा, वी विल क्लोज द डोर, प्रिंसिपल ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कॉपीज कंप्लीट करनी ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है। इंटरनल मार्क्स कैसे मिलेंगे फिर, 20 नंबर चाहिए ना इंटरनल में, ठीक है। चलो अच्छा देखो, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमको क्या करते हैं, गाइड करते हैं ताकि वो जो ह्यूमन के बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको तो डबल अंडरलाइन कर लेना, तुम लोग अपनी कॉपी में भी लिख के इसको अंडरलाइन कर लो कि सुपीरियर यानी बॉस और जो सबॉर्डिनेट है यानी उसके अंदर जो एम्प्लॉई है वो को, ये प्रिंसिपल्स उन दोनों के रिलेशनशिप को बेटर करने में हेल्प करते हैं। अब सोचो कि एम्प्लॉय के पास में कोई बहुत अच्छा आइडिया है, वो बॉस के पास आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर मेरे पास ये आइडिया है, इससे हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी, सेल्स होगी, प्रॉफिट होगी, लेकिन बॉस जो है वो सुन ही नहीं रहे, डोंट टेल मी हाउ टू डू द वर्क, व्हाट टू डू द वर्क। अरे नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यहीं पे लिख लेते हैं भाई। इसका जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसका एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भी यही कहता है कि हमेशा इनिशिएटिव यानी एक्शन लेते रहा करो, ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो एम्प्लॉय ट्राई कर रहा है तो उसकी बातों को थोड़ा सा सुनो, सोचो, ज़रूरी है। उससे क्या होगा, वो जो रिलेशनशिप है सुपीरियर सबॉर्डिनेट का, भाई छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी तो लगेगा कि उनका मालिक उनकी बात सुनता है, भले करे ना करे लेकिन सुनता तो है। लिसनिंग इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन और एस्पेरिट द कॉप्स। अच्छा, दो एग्जांपल्स यहाँ पे और आ गए, दो प्रिंसिपल्स और आ गए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कह रहा है भाई तुमको सुबह 7 बजे आना है ऑफिस, तुमको 9 बजे रात तक काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है 7 बजे से 9 बजे तक नहीं, प्रॉपरली। जैसे अगर बैंक है, अब बैंक में लोगों को 11 बजे पहुंचना है, शाम को 5 बजे तक काम करना है, तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है, ये टाइम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। फिर अगला है एस्पेरिट द कॉप। भाई एक मैनेजर के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, टीम वर्क होनी चाहिए प्रॉपरली। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम वर्क नहीं हो रहा है, एक ही बंदा सारा का सारा काम किया जा रहा है, बाकी लोग बैठ के गपशप कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं परफॉर्म की जानी चाहिए। इसीलिए अब मेन प्रॉब्लम ही क्या है कि हम ह्यूमंस के साथ डील करते हैं। अब ह्यूमंस के साथ डील करना प्रॉब्लम ये है कि 5 मिनट पहले वो गुस्सा था, 10 मिनट बाद वो शांत हो जाएगा, हंसी खुशी से खेलने लगेगा। पता चला तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम बढ़िया से उसको गले लगा के खेल रहे हो, मिल रहे हो, लेकिन उसको तुम्हारी कौन सी बात कब बुरी लग जाए क्या पता, और फिर लड़ाई झगड़ा होने लगेगी। कंपनी जो है ऐसे नहीं चलती, कंपनी को फ्री फ्लो में चलाना पड़ता है, इसीलिए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके चलो, अगला वाला है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब भाई जाहिर सी बात है, जब ये ह्यूमन बिहेवियरल है तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो आना ही आना है। कैसे, देखो, principles are based on cause and effect relationship. They tell us if a particular principle is applied on a situation, what can be the result or what the result can be. समझो क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान के चलो कि वही हम ट्रैफिक सिग्नल वाला फिर से लेते हैं या फिर कोई कंपनी में लेते हैं। मान के चलो कंपनी की सेल बढ़ानी है। अब कंपनी की सेल बढ़ानी है तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आके कंपनी के मैनेजर को बता रहा है, सीईओ को बता रहा है कि सर हमको अब थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करवाने की ज़रूरत है, और सीईओ हमारे पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं नो आई डोंट वांट टू स्पेंड द मनी, तुम जो है अपना काम ऐसे ही करो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, टीम वर्क नहीं किया जा रहा है, रिलेशनशिप को अच्छा नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब, अच्छा एक चीज़ और है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए तो शायद हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए, लेकिन ये भी नहीं किया जा रहा है।
तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन इसके बावजूद भी ना कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पे हमने वो प्रिंसिपल अप्लाई करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ सकता। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स क्या है, रिजिड है, प्रिंसिपल्स एक्यूरेट नहीं देता है रिजल्ट, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो हमको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है, वो उस तक पहुंचा ज़रूर देगा क्योंकि हमने ह्यूमंस पे डील किया। हो सकता है कि वहाँ के ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, जैसे इंडिया में कहते हैं लोग यूपी बिहार के जो वर्कर्स हैं बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, लोग बाहर से मुंबई दिल्ली कलकत्ता वगैरह कहाँ जाते हैं वो लोग काम करने के लिए। तो ये क्या है, मतलब एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलो कि मुंबई के कुछ वर्कर्स को बोला जाए तो वो लोग थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगे। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बट सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं लेना, पता चला मुंबई वाला कोई बच्चा सोचने लगे कि अरे हमारे यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, तो नहीं, इट इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही है, ये सिचुएशनल हो सकता है क्योंकि ये वेरी करेगा एरिया टू एरिया, नेचर टू नेचर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो ये हुआ, स्टिल कांट ब्रिंग द एक्यूरेट रिजल्ट एज दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमंस। सीधी सी बात है, हमने बोल दिया कि वो ह्यूमंस पे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद है अगला कॉन्टिंजेंट। अब कॉन्टिंजेंट क्या है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। भैया ऑर्गेनाइजेशन में कैसा सिचुएशन है, किस चीज़ की हमको ज़रूरत है, क्या किया जाना चाहिए, कौन सा डिसीजन लिया जाए, कौन सा वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमको चेक करनी पड़ती है। तो इसको चेक करने के हिसाब से इसको कौन सा वाला प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया जाना चाहिए, इसीलिए क्या बोला है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कॉन्टिंजेंट है, मतलब डिपेंडेंट है किस पे, सिचुएशन पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा हो, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है। तुम किराना की दुकान में टीम वर्क नहीं करवा सकते, किराना की दुकान में एक ही या दो ही बंदा काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा सा मॉल हो, अब वहाँ पे तो जाहिर सी बात है तुमको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा शोरूम हो, वहाँ पे तो टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एस्पिरिट द कॉर्प्स, अभी आगे प्रिंसिपल्स हैं पढ़ेंगे, टीम वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करनी ही पड़ेंगी, ठीक। तो अब आते हैं अगला, तो अगला है हमारा सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस एक ही है, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर के लिए क्यों ज़रूरी है, तो पहला पॉइंट हमारा आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया कि हमारे ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि क्या करते हैं, मैनेजर के नॉलेज को बढ़ाते हैं, मैनेजर के एबिलिटी को बढ़ाते हैं, मैनेजर के थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वो कैसे सही तरीके से डिसीजन ले ऑर्गेनाइजेशन में उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों में जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स help as a guideline for managers. It helps to improve the knowledge and ability and understanding of manager on various situation. अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से काम कैसे किया जाए, कौन से वाले प्रिंसिपल का अप्लाई किया जाए, उस सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो हेल्प करता है उनके खुद के मिस्टेक्स से सीखने का, ठीक है। किस चीज़ में हेल्प करता है, अगर मान के चलो एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, उससे रिजल्ट सही नहीं आया तो दूसरा वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा, फिर तीसरा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा, जिससे बेटर रिजल्ट आएगा उस प्रिंसिपल को आगे कैरी फॉरवर्ड करके फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड वाला है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा चलो एक चीज़ करते हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिव में डिफरेंस देखते हैं। तो कुछ नहीं, एक एक या दो दो पॉइंट्स के डिफरेंस जो है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि एफिशिएंट और इफेक्टिव के डिफरेंस क्या होते हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में इसको पढ़ा हुआ है और इवन चैप्टर 1 में इसको बहुत डिटेल में अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा हुआ है। चलो अच्छा ठीक है। तो फिलहाल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अच्छा रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो
तुम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, बीएसटी में भी पढ़ोगे, अकाउंट्स में भी पढ़ोगे। रिसोर्सेस हमारे पास क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है लैंड, फिर होता है लेबर, फिर होता है कैपिटल। ठीक है, बेसिकली ये 3 हमारे रिसोर्सेस होते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके, लैंड लेबर कैपिटल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हमारे ये जो रिसोर्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जब मैनेजर उसको अप्लाई करे बिजनेस में तो उसका जो बेनिफिट है वो पूरे तरीके से निकले। ठीक है, इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बट फिर भी वो वेरी कर सकता है क्योंकि हम ह्यूमंस में डील कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, नो डाउट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम पढ़ेंगे अभी इसके डिसएडवांटेजेस में भी देखेंगे कि इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि क्योंकि हम ह्यूमंस पे डील करते हैं और ह्यूमन, हर एक इंसान का सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका अलग होता है, तो जाहिर सी बात है ये इफेक्ट तो करता है। ठीक है, बट फिर भी क्या बोल रहा है कि दिस प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज़, हमने जो प्लान सोचा है उसके हिसाब से काम करें, और दिस प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड द रिसोर्सेज। मतलब सीधी सी बात है, वेस्टफुल काम कम किया जाए, वेस्टेज को कम किया जाए और जो टास्क है उसको सही समय पे कंप्लीट किया जाए। अगला है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। अब हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया कि प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब एक प्रिंसिपल कैसे बना, हमने पहले उसको परफॉर्म किया, देखा, उसको ऑब्जर्व किया, इसके बाद एक कंक्लूजन निकाला ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, फिर दूसरा प्रिंसिपल लगाया, उसको अप्लाई करने के बाद उस पर ऑब्जर्वेशन किया। तो ये क्या है, बाय द प्रोसेस हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली, तो इसीलिए साइंटिफिक डिसीजंस हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे, managers have to perform number of decisions every day. This principle helps to approach the problem systematically and scientifically। मतलब सीधी सी बात है, एक मैनेजर को डेली बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो इसी तरीके से काम करे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो। ठीक है, सर्वाइवल ताबड़तोड़ तरीके से, ग्रोथ रेट एकदम ज़बरदस्त, सीधा एकदम 90 डिग्री तो नहीं जाना चाहिए, हाँ जा भी सकता है। ठीक है, अगर ग्रोथ रेट 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलो मैथ्स नहीं पढ़ते फिलहाल अभी यहाँ पे। अगला है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात ये है एडमिनिस्ट्रेशन, एक डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस बिटवीन आ जाता है कई बार एग्जाम्स में 2 नंबर या 3 नंबर में। ठीक है, अगर मान के चलो फाइनल एग्जाम में नहीं आ रहा है तो जो क्लास में रेगुलर पेपर होगा, हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड होगा, वहाँ पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जो मैनेजमेंट है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब समझना कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये हमेशा टॉप लेवल वाले होते हैं, यानी जो कंपनी में एकदम टॉप लेवल पे शेयर होल्डर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं। फिर ये जो मैनेजमेंट है ये अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गया, या कोई ऐसा मैनेजर जो कि कंपनी को नॉर्मल बेसिस पे मैनेज कर रहा हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छे से देखेंगे, आगे इसको देखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा देखो, अब एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, ऐसे इस तरीके से काम करना चाहिए, इससे हमारा, क्योंकि गोल मेन किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का गोल होता है। चैप्टर 4 प्लानिंग में पढ़ेंगे कि प्लान वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, ये उन्हीं का काम होता है। तो क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द वर्क ऑफ टॉप level management, in this main objective rules and regulations are formed। ठीक है, तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये मेन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यानी कंपनी का गोल सेट करते हैं, ये रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन। अब समझो कि प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन टू मेक पॉलिसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्क कल्चर। काम को सही तरीके से करने का तरीका ये प्रिंसिपल्स बताते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि अगर इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चैन। यूनिटी ऑफ कमांड, अब समझो कि 2 बॉस हैं,
एक बॉस आके बोल रहा है कि अरे सुबह से शाम तक काम करो, एक बॉस आके बोल रहा है नहीं रात में नाइट ड्यूटी करो। अब वो जो एम्प्लॉई है वो सुनेगा किसका? दिन भर 24 घंटा तो काम कर नहीं सकता, या तो वो नाइट ड्यूटी करेगा या तो डे ड्यूटी करेगा। अब दो बॉस है तो कन्फ्यूजन बहुत है, तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी एक बॉस होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन होगा तो वो जो वर्कर है वो काम ही नहीं करेगा, बोलेगा मैं क्या 24 घंटा काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ, ठीक है, आई ऑल्सो नीड टू टेक रेस्ट। तो एक यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब एक ही बॉस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सबको क्या करे, पूरा गाइड करे, उनको बताए, उनको काम दें, ठीक। अगला स्केलर चैन। अब एक लोअर लेवल वाला बंदा, मतलब जो लेबर पे होगा या जो फैक्ट्री का वर्कर होगा, वो सीधा जाके शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ बात करना होगा, उसको मैसेज पहुंचाना होगा, तो वो सीधा नहीं बात कर सकता। इसका कुछ बेनिफिट भी है, कुछ डीमेरिट भी है, उसको फिलहाल अभी छोड़ दो। अभी फिलहाल ये समझो कि एक स्केलर चैन होना चाहिए, मतलब टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल पे आया, फिर लोअर लेवल पे आया, ये एक सीरीज़ पढ़नी चाहिए, ये सीरीज़ में काम होना चाहिए। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी चैप्टर 1 में देखा है, उसको भी जाके देखो, ठीक है। जाओ यार, चैप्टर 1 इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, जाके देखो पहले, ठीक। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जहाँ पे ये होता है इस तरीके से काम। अगला वाला है हमारा 5th वाला पॉइंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अब समझो, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी हम चैप्टर 3 भी देखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट नाम है उसका। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है ये हर दिन बदलता रहता है। जैसे मान के चलो कि पहले बटन वाले फ़ोन्स आते थे, अब कोई बटन वाला फ़ोन यूज़ करेगा क्या? कीपैड वाला कोई नहीं यूज़ करेगा। आजकल हर कोई क्या करना चाहता है, आजकल हर कोई टच वाला फ़ोन यूज़ करना चाहता है। इवन शायद उससे भी बेटर अगर कुछ आ जाए आज से 10 साल में, तो लोग उसको भी यूज़ करने लगेंगे। फिर ये वाले फ़ोन्स जो हम आज यूज़ करते हैं ये नहीं यूज़ करेंगे। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट क्योंकि हर दिन 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में हर दिन बदल रहा है, मतलब मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ, पता है, वैसे तो ईयरली चेंज होता है, डिकेड्स में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हर दिन कुछ नया होता है बिज़नेस में, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है। तो अब हर दिन बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो मैनेजर को और जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कुछ ना कुछ चेंजेस टाइम टू टाइम लाते रहने पड़ेंगे, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन से एकदम आउट हो जाएंगे, और फिर पूरी कंपनी जो है वो वाउंड अप हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस शुड सर्वाइव। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अकाउंट्स का है, क्या कहता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस मैन ये सोच के नहीं स्टार्ट करता कि मैं 6 महीने के लिए बिजनेस चला रहा हूँ, लंबे समय के लिए बिजनेस चलाता है। देखो, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायर कहता है कि बिजनेस मैन मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन। क्या है? राइट डिसीजन एट द राइट लेवल एट द राइट टाइम। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की एक खासियत है, बहुत ज़बरदस्त खासियत है, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। 3rd वाला कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखो, 3rd या 4th वाला जो भी है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक क्या है, गाइडलाइन है, इसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी है भी तो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्योंकि बिजनेस में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स को पुश करता है, गाइड करता है कि भाई आप सही डिसीजन इसके हिसाब से ले लें, ठीक। अगला, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि बिजनेस में हम जो बिजनेस चलाते हैं वो हमारे सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है। गेहूं, चावल, कोयला, पेट्रोल, ये सब कहाँ से निकल रहा है? हमारे इसी सोसाइटी से तो निकल रहा है। जो लेबर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये हमारे सोसाइटी से ही तो आ रहे हैं। जो एनर्जी यूज़ की जा रही है, जो रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे सोसाइटी से ही तो आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या करे, बिजनेस जो है वो
और सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करे, ठीक है, प्रॉफिट कमाएगा लेकिन अच्छा करे। क्या क्या कर सकता है वो बिज़नेस को, सोसाइटी को, बिज़नेस जो है वो सोसाइटी को रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकता है, सैलरीज अच्छी दे सकता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमेशा स्टिक रहें उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है कि बिज़नेस क्रिएट कैसे हुआ है, सोसाइटी के थ्रू, और रिसोर्सेज सोसाइटी का यूज़ करता है, तो इसको क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को सोसाइटी का ध्यान रखने में गाइड करते हैं, समझ आया, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजंस पे बेस्ड है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। मैनेजमेंट तो पूरा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, पढ़ा ही हुआ है मैनेजमेंट एज अ साइंस में, ठीक है। अब समझो कि जब मैनेजमेंट एज अ साइंस में हम पढ़े थे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो भाई उसी नॉलेज का तो ये प्रिंसिपल है, वहीं से तो आया है। ये प्रिंसिपल क्या है, नॉलेज ही तो है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फोकस ऑन लॉजिकल थिंकिंग। अब क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन पे बेस्ड है तो लॉजिकल थिंकिंग तो आना ही है, ठीक है। मैनेजर्स तो एजुकेटेड हैं तो लॉजिकल थिंकिंग तो रहेगा। तो बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑलरेडी देख लिए, टू जनरेट। अब सबसे बड़ी बात कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो नए आइडियाज जनरेट करता है। भाई लॉजिकल थिंकिंग है तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, जनरेट करेगा न्यू आइडिया, मोर नॉलेज, इमेजिनेशन, वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेस भी। मतलब तुम 12th के बाद क्या करोगे, बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, सीए करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। तो जो बीबीए और एमबीए वाले हैं ये हमको, एमबीए इज़ द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, हम जो है मैनेजर बनने के लिए फुल पोटेंशियल से काम करेंगे, फुल पोटेंशियल से पढ़ाई करेंगे। वो भी हमको क्या पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं। समझ में आया? ओके चलो अच्छा। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर का उसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे टेलर भैया और फयोल भैया के, ठीक है। थोड़ी सी देहाती हो गई, चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।